नमस्कार। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये नोट्स जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले बो थ्रस्टर पर हैं और इन्हें तैयार करने में एआई की मदद भी ली गई है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये तकनीक असल में है क्या और आज की शिपिंग के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बो थ्रस्टर आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये जहाज के अगले हिस्से में मतलब बो में पानी के नीचे लगा एक उपकरण है। ऐसा समझिए कि जहाज के आर पार एक सुरंग होती है। अच्छा, एक सुरंग। हाँ, और उसके अंदर एक प्रोपेलर फिट होता है। इसका सीधा सा काम है जहाज को साइड में धकेलना, मतलब दाएं या बाएं। साइडवे थ्रस्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये मेन इंजन और रडर से एकदम अलग काम करता है। इससे जहाज का अगला सिरा अपनी जगह पर घूम सकता है। दिलचस्प। तो मतलब ये जहाज़ों को किनारे लगाने या तंग जगहों से निकलने में मदद करता होगा, खासकर जब रफ्तार कम हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वहीं पर तो इसकी असली जरूरत महसूस होती है। जब जहाज बहुत धीमा चल रहा हो, जैसे बंदरगाह में बर्थ के पास आ रहा हो, तब मेन प्रोपेलर और रडर उतने असरदार नहीं रह जाते। ऐसी हालत में बो थ्रस्टर ही आगे के हिस्से को कंट्रोल करता है। ये तकनीक कब से इस्तेमाल हो रही है? क्या ये हमेशा से जहाज़ों पर होते थे? नहीं, हमेशा से तो बिल्कुल नहीं। कुछ शुरुआती आइडियाज तो थे, पर असल में इनका कमर्शियल शिपिंग में ठीक से इस्तेमाल वो तो 1960s के दशक के आसपास ही शुरू हुआ। अच्छा, 60 के दशक में? ऐसा क्या हुआ उस वक्त कि इनकी जरूरत पड़ गई? देखिए, कई वजह थी। एक तो ये कि जहाज़ों का साइज लगातार बढ़ रहा था। हाँ, वो तो है। टैंकर, कंटेनर शिप्स काफी बड़े हो गए। बिल्कुल, और इन बड़े जहाज़ों को तंग बंदरगाहों में संभालना मुश्किल होता था। फिर बंदरगाह भी पहले से कहीं ज्यादा बिजी हो गए। भीड़ भाड़ बढ़ गई। हाँ, तो जरूरत थी कि जहाज जल्दी और सुरक्षित तरीके से डॉक कर सकें और निकल सकें, और वो भी बिना हर बार टगबोट की मदद लिए। टगबोट पर निर्भरता कम करने के लिए। सही कहा। पहले वाले थ्रस्टर ज्यादातर हाइड्रोलिक होते थे, पर आजकल तो इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले ही ज्यादा चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, उनसे तो शायद ज्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी मिलती होगी। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक सिस्टम ना सिर्फ ज्यादा कुशल हैं, बल्कि कंट्रोल भी ज्यादा सटीक देते हैं, और उनका रखरखाव भी आसान होता है। इस तकनीकी बदलाव ने भी बो थ्रस्टर को और पॉपुलर बनाया है, कह सकते हैं। तो जाहिर है कि ये सुरक्षा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों के लिए बहुत अहम हो गए हैं। निश्चित रूप से। अगर आप इसके फायदे देखें तो बात और साफ हो जाती है। सबसे पहले तो सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा कैसे? देखिए, बो थ्रस्टर से जहाज ज्यादा कंट्रोल में रहता है। बर्थिंग या अनबर्थिंग के टाइम डॉक या दूसरे जहाजों से टकराने का खतरा कम हो जाता है, और ये खास तौर पर तब जरूरी है जब मौसम खराब हो या धाराएं तेज हो। और टगबोट वाली बात भी है। हाँ, टगबोट पर निर्भरता कम होना भी सुरक्षा बढ़ाता है और कुशलता यानी एफिशिएंसी के लिहाज से जगह ले सकता है। नतीजा ये कि बंदरगाह में लगने वाला समय, जिसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, वो कम होता है। और शिपिंग में तो समय ही पैसा है। बिल्कुल, समय बचा मतलब लागत बची, और कई बार तो टगबोट की जरूरत ही नहीं पड़ती या कम पड़ती है, तो वो खर्चा भी बचता है। आपने धीमी गति पर नियंत्रण का भी जिक्र किया था। हाँ, कम गति पर नियंत्रण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले कहा, जब जहाज लगभग रुकने वाला हो या बहुत धीरे चले, तब मेन इंजन स्टीयरिंग में खास मदद नहीं कर पाता। सही। ऐसे में बो थ्रस्टर ही वो जरूरी कंट्रोल देता है जिससे जहाज को सही रास्ते पर रखा जा सके, खासकर संकरे चैनलों में। कोई और पहलू भी है इसका जिसे हम शायद उतना नहीं सोचते? हाँ, एक और अहम फायदा है पर्यावरणीय जोखिम में कमी। पर्यावरण, वो कैसे? सुनने में शायद सीधा न लगे, पर देखिए, अगर जहाज का कंट्रोल बेहतर है तो उसके जमीन से टकराने या दूसरी टक्करों का खतरा कम होता है ना? हाँ, ये तो है। और ऐसे दुर्घटनाओं से ही तो तेल रिसाव या दूसरा प्रदूषण फैलता है। तो बेहतर कंट्रोल एक तरह से पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है, और हाँ, इससे कप्तान का नियंत्रण भी बढ़ता है। यदि मास्टर या ऑफिसर ऑन वॉच को ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है। बिल्कुल, जहाज के अगले हिस्से की मूवमेंट पर उनका सीधा कंट्रोल होता है। इससे मुश्किल हालात में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो तुरंत फैसले ले पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बो थ्रस्टर आज के जहाजों के लिए लगभग अनिवार्य से हो गए हैं, सुरक्षा और कुशलता दोनों के लिए। बिल्कुल सही। ये तकनीक एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंजीनियरिंग के समाधान शिपिंग की मुश्किल चुनौतियों को आसान बनाते हैं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शिपिंग इंडस्ट्री में लगातार सुधार और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, उसे दिखाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि इनोवेशन कैसे न सिर्फ जहाज़ों को ज़्यादा कुशल बनाता है बल्कि सुरक्षित भी है, और ये सोचने पर मजबूर करता है जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, भविष्य में जहाज़ों की पैंतरेबाजी और डॉकिंग को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। शायद ऑटोमेशन या और भी उन्नत पोजिशनिंग सिस्टम। बिल्कुल, इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ। नमस्कार। आज हम समुद्री जहाज़ों की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। ये है थ्रस्टर प्रणाली। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक लेख है, थ्रस्टर, प्रमुख खंड, नियंत्रण और उपयोग। तो आज इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। मकसद सीधा सा है, इस जरूरी उपकरण की बारीकियों को समझना। मतलब ये कैसे काम करता है, इसे ठीक से कैसे चलाएं, और हाँ, क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल के जहाज़ों के लिए ये थ्रस्टर कितने अहम हो गए हैं, खासकर जब जहाज को बंदरगाह में या किसी तंग जगह पर लाना ले जाना हो। कैप्टन चौहान का लेख जो है वो हमें इसकी इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल इस्तेमाल दोनों पहलुओं पर काफी अच्छी जानकारी देता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बनता कैसे है, मतलब इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? लेख में जैसे थ्रस्टर टनल का जिक्र है जो जहाज के आर पार होती है, और प्रोपेलर। हाँ, टनल और प्रोपेलर तो है ही, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें वो प्राइम मूवर होता है, मतलब मोटर, फिर गियर बॉक्स, अगर कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सीपीपी है तो पिच बदलने का मैकेनिज्म भी होगा, फिर पावर सप्लाई, कंट्रोल सिस्टम, ये सब मिलकर ही थ्रस्ट पैदा करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। और हाँ, कैप्टन चौहान इस बात पर भी जोर देते हैं कि कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम भी उतने ही जरूरी हैं। उनके बिना ये ठीक से चलेगा ही नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा है। समझ गया। और इसे ब्रिज से कंट्रोल करना, वो कैसे होता है? सुनने में तो लगता है काफी सीधा है। पावर ऑन किया, मोड चुना, और बस जॉयस्टिक, बाएं तो पोर्ट थ्रस्ट, दाएं तो स्टारबोर्ड। हाँ, ऊपर से देखने में तो ये नियंत्रण बड़े सरल लगते हैं, पर यहीं कैप्टन चौहान एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो जो जॉयस्टिक है ना, उसके पीछे काफी कुछ चल रहा होता है। ब्रिज पर इंडिकेटर्स होते हैं, वो दिखाते हैं कि आपने कितना थ्रस्ट मांगा है और असल में जहाज को कितना मिल रहा है। अगर सीपीपी है तो ब्लेड का एंगल क्या है, वो भी पता चलता है। ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है ताकि आप सही से जहाज चला सकें। और इमरजेंसी स्टॉप बटन, वो तो है ही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए। ठीक है, कंट्रोल वाला हिस्सा समझ आ गया। लेकिन अब बात करते हैं इसके सबसे प्रभावी इस्तेमाल की। इसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें? लेख कहता है कि हवा और करंट का ध्यान रखना चाहिए। सही कहा आपने। कैप्टन चौहान प्लानिंग पर बहुत जोर देते हैं। मतलब पहले से सोच कर रखें कि हवा किधर से है, पानी का बहाव कैसा है। और एक और अहम बात, थ्रस्टर को जरूरत पड़ने से थोड़ा पहले ही चालू कर लेना चाहिए, एकदम ऐन मौके पर नहीं। लेख में एक और अच्छी सलाह है, स्टीयरिंग से बचें। मतलब लगातार हल्के हल्के एडजस्टमेंट्स करने की बजाय सोच समझकर एक बार में सही थ्रस्ट दें, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, मतलब छोटे छोटे बर्स्ट देने से बेहतर है एक सधा हुआ पुश देना। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये समझना भी जरूरी है कि थ्रस्टर अकेले काम नहीं करते, वो जहाज के मुख्य इंजन और रडर यानी पतवार के साथ मिलकर काम करते हैं। और हाँ, अगर जहाज की रफ्तार तेज है, मान लीजिए 4-5 नॉट से ज्यादा, या पानी कम गहरा है, तो इनकी ताकत कम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना होता है। लेकिन क्या हो अगर ये ठीक से काम ही ना करें? मान लीजिए आपने बटन दबाया और थ्रस्टर चालू ही नहीं हुआ, तब? हाँ, ये एक आम समस्या हो सकती है। कैप्टन चौहान इसके लिए कुछ सीधी जांच बताते हैं। सबसे पहले तो पावर सप्लाई देखें, मोड सही चुना है या नहीं। फिर इंटरलॉक चेक करें, कहीं कोई टनल का दरवाजा वगैरह खुला तो नहीं रह गया, या कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप तो नहीं हो गया। अक्सर वजह बहुत मामूली सी होती है। और अगर चलते चलते थ्रस्ट एकदम से कम हो जाए तो? उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सिस्टम ओवरलोड हो गया हो, या फिर वेंटिलेशन की समस्या हो, मतलब प्रोपेलर पानी की जगह हवा खींचने लगा हो। ओह अच्छा। या फिर कोई हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी भी हो सकती है। लेख कहता है कि ऐसी हालत में सबसे पहले थ्रस्ट की डिमांड कम करें, फिर जांचें कि असल में दिक्कत क्या है। और अगर बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है या कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, तब तो फौरन बंद कर देना चाहिए।
ये किसी बड़े नुकसान जैसे प्रोपेलर डैमेज या बियरिंग फेलियर का संकेत हो सकता है। ये तो गंभीर बात है। लेख में कुछ जरूरी अलार्म का भी जिक्र था शायद, जी, जैसे टनल डोर नॉट ओपन या लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। जी हाँ, और ये अलार्म सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये असल में सेफ्टी मैकेनिज्म है। जैसे अगर ल्यूब ऑयल का प्रेशर कम होता है तो सिस्टम खुद ही थ्रस्टर को बंद कर सकता है ताकि बेरिंग बच जाए, खराब ना हो। इसी तरह मोटर ओवरलोड का अलार्म है, कूलिंग वाटर फेलियर का अलार्म है, या सीपीपी में पिच फीडबैक फॉल्ट का अलार्म। ये सब उपकरण को गंभीर नुकसान से बचाते हैं और बताते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। सही बात है, ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। और आखिर में नियमित जांच का भी जिक्र है। कैप्टन चौहान कुछ चेकलिस्ट बताते हैं, इस्तेमाल से पहले की, फिर साप्ताहिक या मासिक, और फिर प्रॉपर मेंटेनेंस वाली। हाँ, ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। इस्तेमाल से पहले वाली जांच में ज्यादा समय नहीं लगता, शायद 5 से 15 मिनट। इसमें पावर, इंटरलॉक, अलार्म और एक छोटा सा ऑपरेशनल टेस्ट शामिल होता है। और ये जांचें ऐसी ही नहीं बनी हैं, ये ISM कोड, क्लास सोसाइटी के नियम और जो कंपनी थ्रस्टर बनाती है उनकी सिफारिशों पर आधारित होती हैं। इनका सीधा सा मकसद है ये पक्का करना कि जब आपको थ्रस्टर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तब वो भरोसे के साथ काम करे, कोई धोखा ना दे। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि थ्रस्टर जो है वो जहाज का सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जटिल और बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है, और इसे सही ढंग से चलाने संभालने के लिए वाकई गहरी समझ चाहिए। कैप्टन चौहान का लेख इस समझ को बनाने में काफी मदद करता है, इसकी बनावट से लेकर रोज के ऑपरेशन और रखरखाव तक। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी सामने आती है ना? जैसे जैसे जहाज़ों में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो क्या इन सिस्टम्स के पीछे जो मूल सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना, और जो इंसान इन्हें चला रहा है उसका कौशल, क्या ये कम जरूरी हो जाएगा? या फिर जब कोई अनपेक्षित स्थिति आएगी, कोई इमरजेंसी होगी, तब यही मानवीय समझ और अनुभव सबसे ज्यादा काम आएगा? इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है इस बातचीत में। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के एक विश्लेषण को देख रहे हैं। ये विश्लेषण यूके की मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी MAIB की होएग ओसाका कार कैरियर की ग्राउंडिंग पर आधारित है। ये घटना जनवरी 2015 में हुई थी। जी। शुरू में तो ऐसा लगा था कि जो मुख्य दिक्कत थी वो जहाज के कार्गो में असंतुलन की थी, जिसके कारण वो खतरनाक ढंग से झुक गया था। पर आज हम जरा गहराई में जाके ये समझेंगे कि कैसे एक अहम पुर्जा, बो थ्रस्टर, जब फेल हुआ और उसे ठीक करने के जो तरीके अपनाए गए वो कितने खतरनाक थे। उसने कैसे इस पूरी स्थिति को एक बड़ी दुर्घटना में बदल दिया। आइए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये घटना मतलब एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कोई तकनीकी खराबी, खासकर जब उसे स्थापित सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी के साथ मिला दिया जाए, तो हालात कैसे बेकाबू हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बो थ्रस्टर कोई अचानक से फेल नहीं हुआ। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं असुरक्षित काम करने के तरीकों में थीं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। तो MAIB की जो जांच हुई उसमें असल में क्या पता चला? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट बताती है कि जहाज के रवाना होने से ठीक पहले जो बो थ्रस्टर की जरूरी जांच होनी थी वो ठीक से नहीं की गई। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक दिक्कत थी जो बार बार आ रही थी। क्रू को पता था इसके बारे में? पता था, फिर भी उसे ठीक नहीं किया। नहीं, उसे ठीक करने की बजाय उसे अनदेखा कर दिया गया। और यहाँ बात शायद और गंभीर हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि क्रू ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बहुत ही जोखिम भरा तरीका निकाल लिया था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो सेफ्टी इंटरलॉक होता है उसे हाथ से, मतलब मैन्युअली बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया। सेफ्टी इंटरलॉक को? बिल्कुल। ये तो सुरक्षा कवच हटाने जैसा हुआ ना? बिल्कुल। ये न सिर्फ नियमों के सख्त खिलाफ था, बल्कि सीधे तौर पर खतरनाक था। जानबूझकर सेफ्टी फीचर को हटा देना। और फिर क्या हुआ? यही कदम महंगा पड़ा होगा। हाँ, यही बाईपास विनाशकारी साबित हुआ ये कि जब जहाज एक मोड़ ले रहा था और उस वक्त उसे अपने झुकाव और हवा के दबाव से लड़ने के लिए बो थ्रस्टर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त हाइड्रोलिक सिस्टम में एक पाइप फट गया। ओहो, एन मौके पर। हाँ, और ये सीधे तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि सेफ्टी इंटरलॉक को बाईपास करने की वजह से सिस्टम पर वो दबाव पड़ा जिसके लिए वो बना ही नहीं था। सेफ्टी तो हटाई दी गई थी। तो नतीजा क्या हुआ? थ्रस्टर बंद हो गया? नतीजा, बो थ्रस्टर पूरी तरह से और एकदम अचानक बंद हो गया।
अब ब्रिज पर जो टीम थी वो पहले ही जहाज के बढ़ते हुए झुकाव से जूझ रही थी। उन्हें फौरन ये समझ ही नहीं आया कि थ्रस्टर ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है। मतलब उस अहम मौके पर सिचुएशनल अवेयरनेस, स्थिति की पूरी जानकारी, उसकी कमी साफ दिखती है। तो मतलब एक तो जानबूझकर सेफ्टी हटाई और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वही सिस्टम फेल हो गया। तो इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? जहाज का क्या हुआ? बिना बोट थ्रस्टर की मदद के जहाज, जो पहले से ही कार्गो के असंतुलन की वजह से झुकावा था, वो हवा और लहरों के दबाव में पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। वो खतरनाक तरीके से एक तरफ मुड़ा और सीधे ब्रैम्बल बैंक नाम की एक उथली जगह पर जाकर टिक गया, ग्राउंड हो गया। ओह। जहाज को भारी नुकसान हुआ। जो बचाव कार्य था वो बहुत पेचीदा और महंगा साबित हुआ। क्रू का क्या हुआ? खैर, गनीमत ये रही कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। लेकिन ये घटना सुरक्षा के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से और आर्थिक लिहाज से भी एक बहुत गंभीर चेतावनी बन गई। वाकई गंभीर है। कैप्टन चौहान का जो विश्लेषण है उससे क्या मुख्य सबक निकलते हैं जिन्हें मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? कई अहम सबक है इसमें। सबसे पहला और सबसे जरूरी, जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनका सख्ती से पालन करना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। जो प्री डिपार्चर चेकलिस्ट होती है उसे सिर्फ टिक मार्क करने के लिए नहीं भरना है, उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से पूरा करना चाहिए। और कोई भी ज्ञात खराबी, उसे अनदेखा करना तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। जुगाड़ से काम चलाना अस्वीकार्य है। और दूसरा सबक तो सीधे सीधे उस सेफ्टी इंटरलॉक से जुड़ा है, हाँ, है ना? बिल्कुल। उसे कभी भी किसी भी हालत में बाईपास नहीं करना चाहिए। वो लोगों की और मशीन की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उन्हें हटाना तो मतलब तबाही को न्योता देना है। सही कहा। अगर कोई खराबी बार बार आ रही है तो उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उसकी स्थायी मरम्मत होनी चाहिए, ना कि उसे बाईपास करना। और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? इसके साथ ही प्रभावी कम्युनिकेशन, मतलब आपसी संवाद। ब्रिज टीम के बीच अहम उपकरणों की स्थिति पर एकदम साफ बातचीत होनी चाहिए। कोई भी असामान्य चीज दिखे तो फौरन रिपोर्ट हो। ट्रेनिंग भी। ट्रेनिंग सिर्फ मशीन चलाना सिखाना नहीं है। ट्रेनिंग में यह भी समझाना जरूरी है कि अगर सिस्टम फेल होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और ये जो सेफ्टी सिस्टम है इनका असली महत्व क्या है। ये बात तो बहुत जरूरी है। और हाँ, ये घटना एक खराब सेफ्टी कल्चर, एक असुरक्षित कार्य संस्कृति को भी दिखाती है, जहां शायद इंटरलॉक बाईपास करने जैसी चीजें वो आम मान ली गई थीं। अच्छा, मतलब ये रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। ऐसा लगता है। इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस कहते हैं। मतलब जब गलत काम धीरे धीरे सामान्य और स्वीकार्य लगने लगता है, तो एक ऐसी संस्कृति, ऐसा माहौल बनाना जहां नियमों का सम्मान हो और लोग बिना किसी डर के खामियों या गलत चीजों की रिपोर्ट कर सकें, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यही आईएसएम कोड का भी मूल सिद्धांत है। और आखिर में यह घटना यह भी दिखाती है कि कैसे एक मशीन की विफलता, जैसे यहाँ थ्रस्टर फेल हुआ, वो पहले से मौजूद किसी और समस्या को, जैसे यहाँ स्थिरता की दिक्कत थी, उसे कई गुना बढ़ाकर एक आपदा में बदल सकती है। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। प्रक्रियाओं में जरा सी भी ढील, कोई भी शॉर्टकट, खासकर जब दूसरे जोखिम वाले कारक भी मौजूद हों, तो वो विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। समुद्री सुरक्षा में सतर्कता और नियमों का पूरी तरह पालन करना ही सबसे अहम है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा सोचने के लिए। किसी भी दबाव वाले माहौल में, चाहे वो समंदर हो, एविएशन हो या कोई और इंडस्ट्री, कितनी आसानी से ऐसी खतरनाक काम करने की आदतें नई नॉर्मल बन सकती हैं। संगठन इस विचलन के सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस से सक्रिय रूप से कैसे लड़ सकते हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको और सुनने वालों को भी आगे विचार करना चाहिए।